वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग यूपी पीसीएस सी सेट में आए हुए हिंदी के प्रश्नों का विस्तृत हल देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। यहाँ पर 4 वाक्य दिया गया है जिसमें से एक वाक्य में सही विराम चिन्ह का प्रयोग है। आपको वो विराम चिन्ह वाला वाक्य आपको चूज करना है, मतलब चुनना है कौन सा सही है। देखिए, सुनो सुनो वह गा रही है, ये सही हो सकता है, यहाँ पे विराम चिन्ह सही दिख रहा है। राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न, देखिए यहाँ पे विस्मयादि बोधक का ये जो चिन्ह लगा है इसका कोई महत्व नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। राम नरेश गोबर गणेश है, यहाँ पे डैश ये उचित नहीं दिख रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। क्या आप ये हरिद्वार यहाँ पे होगा, हरिद्वार से आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये भी गलत हो गया। तो जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है में कौन सा वाच्य है। देखिए वाच्य की बात करेंगे, वाच्य 2 तरीके का होता है। एक आपका कर्तृवाच्य होता है जिसमें कर्ता कोई काम करता है, और दूसरा आपका कर्मवाच्य होता है जिसमें कर्म कोई काम करता है ना। देखिए यहाँ पे जिलाधिकारी ये करता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा, तो ये कर्तृवाच्य इसमें सही होगा। देखिए अगर यहाँ पे कर्म ने कोई काम किया होता तो यहाँ पे क्या होता है, कर्मवाच्य होता है, लेकिन इसमें कर्तृवाच्य सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें सार्वनामिक विशेषण है। देखिए सार्वनामिक विशेषण क्या होता है इसके बारे में बता दें। अगर कभी भी कोई सर्वनाम जो निजवाचक और पुरुषवाचक को छोड़ करे, मतलब कोई भी सर्वनाम निजवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम को छोड़ करके जब किसी संज्ञा के पहले आता है तो सार्वनामिक विशेषण होता है। मतलब निजवाचक और पुरुषवाचक, देखिए निजवाचक या पुरुषवाचक है ना, इन 2 सर्वनाम को छोड़ करके अन्य जितने भी सर्वनाम होते हैं अगर ये किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक, तो ये सार्वनामिक विशेषण का डेफिनेशन हो गया, मैंने बोल दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वह घोड़ा, यह नौकर, ये सब होगा। ठीक है, तो देखिए वह बहुत सौम्य है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, वह बहुत सौम्य है। ठीक, देखिए आगे और बढ़ते हैं। देखिए वहां सैकड़ों, देखो यहाँ पे सबसे पहले ना संज्ञा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बहुत, ये तो संज्ञा नहीं है ना, सैकड़ों ये भी संज्ञा नहीं है। लीटर, देखिए यहाँ पे नंबर आ रहा है तो ये नहीं होगा। देखिए कोई आदमी आ रहा है, यहाँ पे ये ऑप्शन सही दिख रहा है ना, तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन है अत्यधिक में कौन सा समास, कौन सी संधि है ना। अत्यधिक लिखा है, इसमें कौन सी संधि पूछी जा रही है। देखिए कौन सी संधि, अगर इसकी संधि की बात करेंगे तो जो अत्यधिक है, अत्यधिक इसमें यड़ संधि है ना, यड़ संधि है ना, यड़ संधि, ये आपको याद रखना है। देखिए अगर कभी आपसे इसका संधि विच्छेद पूछ लेता तो आप लिखते अति और प्लस अधिक, ये हो जाएगा। अब इसके अलावा ना कभी आपको ये ऐसे भी दे सकते हैं, इसमें स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, फिर विसर्ग संधि है। तो जो यड़ संधि है ये स्वर संधि के अधीन आता है, मतलब स्वर संधि के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पे इसमें यड़ सही होगा। इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखना है, इसका संधि विच्छेद अति प्लस अधिक होता है और ये स्वर संधि के अधीन आता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं ना। अब देखो सीधी सी बात है, काम होने की बात हो रही तो फिर क्रिया कहेंगे, तो क्रिया कहते हैं। एकदम साधारण सा क्वेश्चन है। देखिए सर्वनाम अपूर्ण, देखिए सर्वनाम क्या होता है आपको पता है, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होते हैं। क्रिया विशेषण ये भी आपको पता है, अपूर्ण क्रिया ये तो बनेगा नहीं है ना, तो ये हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अनेकार्थी शब्द प्रभाव का इनमें से एक अर्थ नहीं है। मतलब प्रभाव का कौन सा अर्थ नहीं होगा। देखिए प्रभाव का अर्थ सामर्थ्य होता है, शक्ति होता है, महिमा होता है, दबाव होता है ना। तो यहाँ पे विग्रह जो ऑप्शन है ये इसका सही मतलब आंसर हो जाएगा, इसका अर्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर 6 मतलब ऑप्शन एक क्वेश्चन सेट में ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है। मतलब विलोम शब्दों का सही युग्म क्या है। देखिए आकुंचन, आकुंचन का जो सही युग्म है ये मतलब विलोम होगा, ये प्रसारण, ये पहला ही सही हो गया, बाकी आगे चेक कर लेते हैं। अल्पज्ञ अवज्ञ नहीं होते है ना। सन्मुख, देखो यहाँ पे जो सन्मुख लिखा है ना, ये सन्मुख ऐसे नहीं लिखा जाएगा, अगर ऐसा सम्मुख लिखा रहेगा है ना तब इसका उन्मुख होगा। स्थावर, स्थावर का विलोम होता है जंगम है ना, चंचल नहीं होगा जंगम होगा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है,
निम्नलिखित में एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। देखिए यहाँ पे सरस्वती का पर्यायवाची गिरा, बीड़ा वादिनी, शारदा, वागीसा, भारती, वीणा, ये सब होता है ना। देखिए यहाँ पे हेम, ये हिरण्य रहेगा, है ना। हेम, हिरण्य, हारक, कंचन, है ना। ये सब किसका पर्यायवाची, ये सब सोना का है ना। स्वर्ण, हेन, ये सब इसका होता है। तो ये यहाँ पे ये नहीं होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है, मतलब कौन सी लोकोक्ति है जो सही है। देखिए जे बोले सो घी को जाए, है ना। महाकृपण, ये नहीं होगा, है ना। टके का सब खेल है, टके मतलब पैसे का सब खेल है, पैसा ही सब कुछ करता है, ये एकदम सही है ना। जब ये सही हो गया तो आगे का 2 सही नहीं होगा, क्लियर है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। सॉरी फ्रेंड्स, देखिए तद्भव और तत्सम, है ना। अगर इनकी बात करें, देखिए तत्सम क्या होता है, तत्सम वे शब्द होते हैं ना जो संस्कृत से सेम टू सेम हिंदी में आ गए, मतलब जैसे संस्कृत में थे उनके उन्हीं स्वरूप का प्रयोग हिंदी में किया जाता है। तद्भव मतलब इसका रूप बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो आक है ना, आक, ये तत्सम है, और तद्भव है, इसका जो तत्सम रूप है ये अर्क होता है ना। बाकी आषाढ़, अश्रु, ये सब तत्सम है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा शब्द है जो सही है। देखिए बारात, ये बारात ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे बारात लिखा जाता है, ये सही होगा इसका। कालिदास, कालिदास ऐसे लिखा जाएगा, कालिदास, है ना। कालिदास का सही स्वरूप ये होगा। आगे बाजार, बाजार नहीं होता है, ये बाजार होता है ना। जब बाजार लिखा जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखिए प्रश्न 12 से लेकर के 16 तक के लिए यहाँ पे गद्यांश दिया है ना। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न 12 से 16 तक के उत्तर इस गद्यांश पर आधारित है ना, उसको देना है। तो चलिए गद्यांश पढ़ते। देखिए हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर ही प्रगति करता है, मतलब संस्कृति के बल पर राष्ट्र की प्रगति होती है। सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से ही वह अपना जीवन सुखी, उपयोगी, शांत एवं आनंदमय बना सकता है। सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। जीवन को श्रेष्ठ तथा उन्नत बनाने की साधनाओं का नाम संस्कृति है और उन साधनाओं से प्राप्त जीवन प्रणाली का नाम सभ्यता है। किसी राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थिति का भी उनकी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। तो ये हम लोगों ने पैसेज पूरा पढ़ लिया है। अब चलिए देखते हैं इस पैसेज से क्या क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन है कि गद्यांश का सही शीर्षक क्या है। देखिए शीर्षक, अब यहाँ पे जब आपने पढ़ा है ना तो हमेशा संस्कृति की बात हुई है, तो जो संस्कृति आएगा वही सही होगा। देखो राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान, सही हो गया है ना। आगे देख लेते हैं सभ्यता। देखिए यहाँ पे संस्कृति और सभ्यता में संस्कृति ज्यादा आगे है ना, तो इसलिए संस्कृति ही सही रहेगा। विकास में प्रकृति, इसका कोई नहीं है ना, ये भी कट गया है ना। राष्ट्र के विकास में परिस्थिति, ये भी नहीं है, तो यहाँ पे संस्कृति का योगदान सही होगा। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं, राष्ट्र किसके बल पर प्रगति कर सकता है, मतलब राष्ट्र किसके बल पर प्रगति कर सकता है, संस्कृति के बल पे, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है। देखिए संस्कृति का प्रयोग था, सभ्यता का प्रयोग था, परिस्थिति का प्रयोग था, तो प्रकृति का प्रयोग नहीं किया गया है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है 15 नंबर का, प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहां की आपने अभी देखा था भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या पूछ रहा है ना, क्वेश्चन अगला यहाँ पर दिया गया है सभ्यता और संस्कृति में, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो सभ्यता है और जो संस्कृति में मतलब किस प्रकार से रिलेशन है। तो देखिए सभ्यता और संस्कृति में केवल घनिष्ठ संबंध है ना, ये तो नहीं बोला जा रहा था, है ना। आगे है केवल अंतर है, ये भी नहीं बोला जा रहा था। कोई संबंध नहीं, ये भी बात नहीं था, है ना। बात ये था घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है, तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने पैसेज नंबर ये एक पैसेज कर लिया। देखिए ये जो पैसेज पूछा गया है ना, ये काफी सरल पैसेज था, आप एकदम आसानी से सेट मतलब एक एक आंसर ढूंढ पा रहे थे। ऐसा आसान पैसेज अब इससे आसान तो आपको नहीं मिल सकता, है ना। तो पैसेज में कुछ नहीं थे, 5 नंबर एकदम फ्री के थे, आप आराम से यहाँ से नंबर गेन कर सकते थे। 5 नंबर का मतलब 5 क्वेश्चन की बात हो रही है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है ना। क्वेश्चन 17 क्या है, द्विरुक्ति संबंधी अशुद्ध शब्द नहीं है, मतलब यहाँ पे अशुद्ध नहीं है, मतलब बात बोला जा रहा है कि कौन सा, मतलब देखो सबसे पहले द्विरुक्ति का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। द्विरुक्ति का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा शब्द जिसको 2 बार बोला गया। देखिए यहाँ पे अशुद्ध नहीं मतलब शुद्ध की बात बोला जाएगा। देखिए
आपकी, देखिए अच्छी संगति है ना, इसको अभी होल्ड पे रखते हैं, ये ऑप्शन बन सकता है ना। अच्छी अलग चीज है, संगति अलग शब्द है। आपकी मतलब आपका, मतलब यहाँ पे भव दिया, दोनों का एक ही अर्थ होगा है ना। गजराज, गजराज और हाथी दोनों एक ही चीज है। अच्छा और सदुपयोग ये भी लगभग एक जैसा, तो यहाँ पे अच्छी संगति ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे अगला है, लोधंती। लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है ना। तो लोधांती की बात पूछी जा रही है, किसके अंतर्गत आती है? देखिए जो लोधांती है ना, ये बुंदेली के अंतर्गत आती है, ये बुंदेली के अंतर्गत आती है। अब बुंदेली मतलब कहाँ की बोली? अगर बुंदेली की बात करेंगे, बुंदेली जो है ये मुख्यतः बुंदेलखंड की बोली है। बुंदेलखंड मतलब कुछ यूपी का भाग आता है और कुछ एमपी का भाग आता है, ठीक। देखिए बुंदेली में इसके अतिरिक्त सिकंदरवारी है ना, कौन कौन सी बोलियां आती है याद रखिएगा। सिकंदरवारी हो गया है ना, ऐसे मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है, आप समझ लीजिएगा। सिकंदरवारी हो गया, तंवरवारी हो गया, तंवरवारी के बाद पंवारी हो गया है ना, लिख ही देते हैं, पंवारी हो गया। पंवारी के बाद और आगे बढ़ेंगे, रघुवंशी हो गया है ना, रघुवंशी। देखिए इसके बाद लोधंती तो यहाँ पे आ ही चुका है ना, लोधंती आ ही चुका है। आगे है खटोला, खटोला। खटोला के बाद और आगे बढ़ेंगे, जैसे बनाकरी, बनाकरी के बाद निभट्टा है ना, ये सब। तो देखिए यहाँ पे खटोला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बनाकरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पवारी याद रखिएगा है ना। तो इन सब बोलियों को आप याद रखिएगा, ये आगे आपको मिल सकते हैं पेपर में है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 बोल रहा है कि अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है ना। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना कि जो अवधि है, अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है, आपको ये बताना है ना। तो देखिए अवधि की बात कर लेते हैं कि अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है। इससे पहले हम लोग अपभ्रंश के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए अपभ्रंश की कहानी क्या है। अपभ्रंश देखिए आपने पढ़ा होगा कि जो हिंदी है, हिंदी का विकास संस्कृत से हुआ है ना। हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत है। जो हिंदी है ना, इसकी जो आदि जननी है कौन है? संस्कृत है। तो संस्कृत में क्या होता है? संस्कृत पहले परिवर्तित हुआ था पाली में है ना, फिर पाली परिवर्तित हुआ था प्रकृति में, प्राकृत में, प्राकृत से बना अपभ्रंश है ना, अपभ्रंश बना था। देखिए अपभ्रंश का मतलब होता है अपने मतलब पथ से भटका हुआ है ना। तो अपभ्रंश की बात अगर किया जाए तो एक हिंदी के विद्वान थे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी है ना। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने क्या किया? अपभ्रंश की मतलब 7 स्वरूप को बताया था। सौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, पैचासी, ब्रांचड़, खस और महाराष्ट्र है ना। देखिए टोटल 7 अपभ्रंश बताया था। तो इसमें जो अवधि है ना, अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है? तो अवधि विकसित हुआ है आपका अर्धमागधी अपभ्रंश से। देखिए अवधि के अतिरिक्त अर्धमागधी अपभ्रंश जो विकसित हुए बोले हैं, उनमें कौन कौन से? देखिए अवधि के अतिरिक्त जैसे पूर्वी हिंदी हो गया, बघेली हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया, ये सब अर्धमागधी से विकसित हुए। देखिए अगर बात करेंगे सौरसैनी अपभ्रंश, सौरसैनी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ? तो सौरसैनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी है ना, खड़ी बोली, इन सब का विकास हुआ। अगर मागधी से बात करेंगे तो मागधी मतलब मगध, मगध मतलब पटना के आसपास का क्षेत्र है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिहारी आ जाएगा, बंगाली आ जाएगा, उड़िया आ जाएगा, आसामी आ जाएगा, ये सब याद रखिएगा। देखिए सौरसैनी अपभ्रंश में ना आपको एक चीज और याद रखना है, इसमें जो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, इन सब का नाम याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों के सामने? क्वेश्चन नंबर 20 पर है ना। 20वां क्वेश्चन देखिए इसमें क्या दिया है। 20वां क्वेश्चन इसमें ये पूछ रहा है, क्या हो गया? चलिए ये देखिए 20वां क्वेश्चन है, श्री निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। अब कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना। देखिए श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, ये गलत हो जाएगा, अनेकों नाम नहीं होगा है ना। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, सही दिख रहा है ना। छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। देखिए प्रदान किया, यहाँ पे ये वर्ड आपको ध्यान देना है, शब्द जो दिया है। जब कभी भी प्रदान की बात होती है तो हम लोग क्या करते हैं? अपने से छोटे के लिए यूज करते हैं ना। अब तो यहाँ पे प्रदान नहीं होगा है ना। अब आगे के साहित्य और जीवन का घोर संबंध है ना। तो साहित्य और जीवन का घोर संबंध है ना। देखिए इसमें अगर हम देखेंगे तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यही यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में के एक शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि है? मतलब व्यंजन यहाँ पे कोई ना कोई गलत होगा, आपको देखना। देखिए जमींदार के पास 2 सिपाही थे है ना, लगभग सब कुछ सही दिख रहा है। आगे है
उसे धोखा देकर लूट लिया गया। देखो धोखा, इस वर्ड को देखो, धोखा वर्ड नहीं होता है ना, धोखा है ना, धोखा शब्द नहीं होता है, जब भी इसको लिखा जाता है इसे धोखा लिखा जाता है ना, धोखा लिखा जाता है। तो क्लियर हो गया कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे आंसर आएगा। देखिए और भी देख लेते हैं। अभी तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, ठीक है सही है। लोग मजदूरों का शोषण करते हैं, ये भी सही, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, मतलब तत्सम नहीं है, तद्भव है। देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे तद्भव, देखिए छुर है ना, यहाँ पे जो छुर है ना ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है खुर, है ना। इसके बाद देखिए क्षेत्र, क्षेत्र भी तत्सम है, इसका जो तद्भव आएगा ये खेत होता है। वानर, वानर का बंदर हो जाएगा, तो खार जो है ये आपका सही आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हम लोगों का क्वेश्चन अगला है, देखिए क्वेश्चन अगला यहाँ पे दिया गया है, घोंघा बसंत मुहावरे का अर्थ है ना, मतलब जो घोंघा बसंत है इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो देखिए घोंघा बसंत आपने देखा होगा, बोला जाता है एकदम घोंघा बसंत हो क्या, मतलब एकदम मूर्ख हो, है ना। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मतलब मूर्ख, है ना। बस में होना ये तो होगा नहीं, है ना, बुद्धिमान इससे भी कोई वो नहीं है, व्यवहार से भी नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन है गंगा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखिए गंगा के पर्यायवाची की बात करेंगे तो गंगा का भागीरथी, त्रिपथगा, देव नदी, है ना, ये सब गंगा के पर्यायवाची होते हैं। भागीरथी यहाँ पे भागीरथी होगा, है ना, ये हो जाएगा, है ना। त्रिपथगा ये भी गंगा का पर्यायवाची है ना। देव नदी ये भी। तो देखिए रवि तनया, रवि तनया जो है ना ये यमुना का पर्यायवाची होता है, ये गंगा का नहीं होता है, इसको याद रखिएगा ना, रवि तनया। चलिए तो 24 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन अगला जो है क्वेश्चन 25वां, है ना। क्वेश्चन 25 में बोला जा रहा है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान है, ये यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखिए विसर्ग का उच्चारण स्थान है, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान है कंठ, है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुनासिक नहीं होगा, तालव्य, ओठ से, ये सब नहीं, ठीक है। तो विसर्ग क्या है, कंठ इसका उच्चारण स्थान है, ठीक। देखिए अगर उच्चारण स्थान की बात करें ना, तो इसमें आपको मैं एक यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ, देखिए इससे आपका काफी क्लियर हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल ये व्यंजन के लिए, स्पेशली ये स्पर्श व्यंजन के लिए, देखिए स्पर्श व्यंजन में अगर हम लोग बात करेंगे ना, इससे क वर्ग होता है क ख ग घ अंग, च वर्ग होता है च छ ज झ ञ, ठीक है। ट वर्ग है ट ठ ड ढ अड़, प वर्ग है प फ ब भ म, और इसके बाद अच्छा यहाँ पे छूट रहा है त वर्ग, है ना, यहाँ पे त वर्ग है ना, त वर्ग है त थ द ध न, और प वर्ग है प फ ब भ म। ये 25 हो गए। इनका उच्चारण स्थान कैसे याद रखना है, एक छोटा सा ट्रिक याद रख लीजिएगा, KTM 2, KTM 2, है ना। KTM 2 का मतलब क्या है, के फॉर कंठ, है ना, मतलब क ख ग घ अंग इनका उच्चारण स्थान कंठ है। च छ ज झ इ इसका उच्चारण स्थान तालु है या फिर तालब, है ना। ट ठ ड ढ अड़ यहाँ पे म है ना, म मतलब मूर्धन, है ना। त थ द ध न ये दंत, और इसके बाद प फ ब भ म ये ओष्ठ, है ना। तो इस ट्रिक से आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थे जो कि यूपी PCS में आए हुए थे, है ना। CSAT में हिंदी के क्वेश्चंस बने थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका विस्तृत सॉल्यूशन देख लिया, है ना, इसको कैसे हल करना था, क्या तरीका था, सब कुछ हो गया। तो चलिए अब उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, इसका आपने लुत्फ लिया होगा, है ना। अब वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में जो भी आपके विचार है कमेंट कर दीजिएगा, और इस प्रकार के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल CSAT प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।